हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज आपके पॉलिटेक्निक प्रिपरेशन का 15th डे है और ये हमारे फिजिक्स का भी 6th चैप्टर है। आज हम बात करेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है लाइट के बारे में। आप सब जानते हो बच्चों की पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम है और अगर हम चैप्टर को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तो हम इजीली क्वालिफाई कर लेंगे क्योंकि वहाँ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पूरा चैप्टर आपको पता है, आपने सारे प्रीवियस वीडियो भी देख लिए होंगे कि पूरा चैप्टर आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने से क्या होगा, आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे और एग्जाम के अंदर बहुत इजीली से आप मार्क्स ला पाओगे। देखो मैंने 2019 का जो अभी मेरा रिजल्ट आया था उसकी लाइव रिकॉर्डिंग, जो टॉप होल्डर रैंक होल्डर्स बच्चे थे मेरे, उनकी लाइव रिकॉर्डिंग करके मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है। ऐसे ही आप चेक करोगे कि प्रीवियस 2018 में देखिए, आप 2018 में देखोगे 183 गवर्नमेंट सिलेक्शन हुई थी मेरी। ये टॉप होल्डर्स रैंक होल्डर बच्चे आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे। ऐसे 2017 में देखिए ये कितने टॉप होल्डर्स है, क्योंकि बच्चों इसमें पढ़ने का तरीका है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं आ सकते, आप भी इन बच्चों के कैटेगरी में आ सकते हो। आपकी भी रैंक ऐसी आएगी अगर आप चैप्टर को पॉइंट टू पॉइंट समझते हो, चीजों को बहुत क्लियरली चलते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 15th डे, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले आपको जानना लाइट क्या होता है। आपको ऑप्शन पेपर में ऐसा आएगा, लाइट इज अ, तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पे टिक कर देना। इसके अलावा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम सब जानते हैं लाइट क्या करती है। तो लाइट इज अ जैसी अगर एग्जाम में आए तो हम टिक करेंगे लाइट इज अ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट। बच्चों लाइट की तीन प्रॉपर्टीज होती है। लाइट की तीन प्रॉपर्टीज होती है। एक होती है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, इसका मतलब लाइट हमेशा सीधा चलता है। रिफ्लेक्शन यानी लाइट टकरा के वापस आ जाती है। और रिफ्रैक्शन यानी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। अब एग्जाम में कैसा आता है, एग्जाम में ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, कि इनमें से कौन सी लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये तीन तो आपको ऐसे दिया होगा, फोर्थ आपको कुछ भी और दे देगा तो वो लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है। बच्चों लाइट की तीन ही प्रॉपर्टी होती है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन जिसको स्ट्रेट पाथ बोलते हैं, लाइट हमेशा सीधा ट्रैवल करता है, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आता है लाइट कौन सा वेव है, और ये 2018 के एग्जाम में आया था। आप 2018 का पेपर उठा के देखो, मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है कि लाइट कौन सा वेव है, लाइट कौन सा वेव से मिलकर बना है। तो बच्चों लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलकर बना है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्यों? क्योंकि इसको ट्रेवल करने के लिए ना किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, ना इसको सॉलिड चाहिए, ना इसको लिक्विड चाहिए, ना गैस चाहिए। इसलिए तो आप देखते हो जो सनलाइट होती है वो वैक्यूम से ट्रेवल करता हुआ, स्पेस से ट्रेवल करता हुआ अर्थ तक पहुंच जाता है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको किसी प्रकार की मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होता है, तो उसमें आपको ऑप्शन ढूंढना है, अ बंडल ऑफ रेज। बच्चों बहुत सारे रेज मिलकर, रेज लाइट का यूनिट होता है, तो बहुत सारे रेज मिलकर एक बीम ऑफ लाइट कहलाती है। ठीक है, तो बहुत सारे रेज का जो बंडल होता है उसको हम बीम ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। आपसे पूछेगा व्हाट इज मिरर, तो आपको ऑप्शन ढूंढना है मिरर क्या होता है। मिरर में आपको ऑप्शन ढूंढना है, अ स्मूथ एंड हाईली पॉलिश सरफेस। कोई भी स्मूथ एंड हाईली पॉलिश सरफेस जिसको बहुत ज्यादा पॉलिश किया गया हो, तो कोई भी स्मूथ, चिकना और हाईली पॉलिश सरफेस जो होता है उसे साइंस में मिरर कहते हैं। मिरर को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर बच्चों दो टाइप का होता है, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। और प्लेन मिरर पर लागू होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताया था साउंड का। तो एक होता है बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। क्या याद रखोगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट को डिनोट करते हैं आई से और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिनोट करते हैं आर से। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और ये प्रीवियस चैप्टर में भी साउंड वाले में आया था। नेक्स्ट क्या है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और जो रिफ्लेक्टेड रे होते हैं वो सभी सेम प्लेन पे होता है। इंसिडेंट रे, एक तो इंसिडेंट रे, एक आपका रिफ्लेक्टेड रे और एक होता है बेटा नॉर्मल रे। ये सब एक ही पॉइंट पर होता है, आर ऑन द सेम प्लेन। आपने डायग्राम देखा होगा, इसमें स्ट्रेट लाइन होती है और दो लाइन एरो बनाते हैं वी शेप में, बीच में नॉर्मल रे होती है।
तो दो लॉ हैं जिसे हम लॉ बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एक तो मेन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है, नॉर्मल है, आर ऑन द सेम प्लेन। इन दोनों लॉ को हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। आप 99% पेपर में एग्जाम में चेक कर लेना, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन हर बार आता है और सबसे ज्यादा यही आता है, द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। बच्चों, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज द वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस पर टिक कर देना। दोबारा बोल रहा हूं, द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर द्वारा जो इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो प्रीवियस ईयर का पेपर चेक कर लो, देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, द इमेज फॉर्म ऑफ प्लेन मिरर, और आंसर हर बार यही होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, उसके अलावा जो इमेज बनती है ना प्लेन मिरर का, वो सेम साइज का होता है और सेम हाइट का होता है। सेम साइज का होगा और सेम हाइट का भी होगा और सेम डिस्टेंस का भी होगा। मतलब जितना दूर आप मिरर के होंगे उतना ही दूर आपका इमेज बनेगा। द इमेज इज formed as far behind the mirror as the object in front of it। जितना ऑब्जेक्ट मिरर के आगे रखा होगा उतना ही इमेज उसके मिरर के पीछे बनेगा। तो सेम साइज का बनता है, सेम हाइट का बनता है और सेम डिस्टेंस का भी बनता है। तो एक और आपको याद रखना है, लेटरली इन्वर्टेड। प्लेन मिरर द्वारा जो इमेज बनता है बच्चों वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है आपका लेफ्ट इमेज का राइट होगा और आपका राइट इमेज का लेफ्ट होगा। तो बेसिकली मैं कहूंगा आप दो चीज याद रखो, प्लेन मिरर का इमेज जो होता है वर्चुअल इरेक्ट होता है, सबसे ज्यादा तो ये आता है, और दूसरा लेटरल एंड इन्वर्टेड होता है। क्योंकि ये सब हम जानते हैं कि सेम हाइट का बनेगा, सेम साइज का बनेगा, सेम डिस्टेंस का बनेगा। ये पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये नॉर्मली हम रोज अपने दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो एक तो याद रखना, प्लेन मिरर वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है और लेटरली इन्वर्टेड बनाता है। ठीक है, एक और पॉइंट इसमें लिखा हुआ नहीं है, वो भी याद कर लेना, शायद आगे आएगा। प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है बच्चों 1 होता है। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 होता है। ये आगे भी आएगा तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है बच्चों? स्फेरिकल मिरर वो मिरर होता है जिसका जो सरफेस होता है वो स्फेरिकल होता है, यानी कर्व्ड होता है। जिसका सरफेस कर्व्ड हो उसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं। याद रखोगे स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर वो मिरर होता है जिसका सरफेस जो होता है वो कर्व्ड होता है, उसे स्फेरिकल मिरर के नाम से जानते हैं। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं बेटा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर बच्चों 2 टाइप का होता है, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। याद रखोगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप का होता है, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर क्या होता है तो इसकी बहुत बड़ी डेफिनेशन है। देखो लगभग 2 लाइन की डेफिनेशन है, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक चीज याद रखो, कर्व्ड इनवर्ड। कर्व्ड इनवर्ड जो अंदर की तरफ वक्राकार हो, कर्व्ड इनवर्ड्स हो, उसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। या आप ये भी याद कर सकते हो फेसेस टूवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फेयर, यानी सेंटर की तरफ कर्व्ड होता है। या इतना याद कर लो कर्व्ड इनवर्ड, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इनफ है। मैंने आपसे कहा था ना, प्रॉमिस किया था कि मेरे यहां बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट स्टडी होती है। तो आपको जो नोट्स दे रखे हैं ना उस नोट्स में अंडरलाइन कर लो कर्व्ड इनवर्ड्स। जैसे ही कॉनकेव मिरर आए आपको कर्व्ड इनवर्ड्स याद होना चाहिए। जो अंदर की तरफ वक्राकार होगा वो कॉनकेव मिरर होगा। ये कॉनकेव मिरर का आपको लाइव एग्जांपल एक डायग्राम दिया हुआ है। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है तो कर्व्ड आउटवर्ड, जो कर्व्ड आउटवर्ड हो, जो बाहर की तरफ आउटवर्ड हो, उसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स में फर्क समझ में आ गया। कॉनकेव मिरर होता है कर्व्ड इनवर्ड और कॉन्वेक्स मिरर होता है कर्व्ड आउटवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट बात आते हैं बेटा, हाँ जी, ये एग्जाम में आ चुका है। स्पून, चम्मच देखा आपने? चम्मच सबने देखा होगा। इसमें अक्सर पूछा जाता है चम्मच में अंदर की तरफ कौन सा मिरर होता है और बाहर की तरफ कौन सा मिरर होता है। तो द सरफेस ऑफ द स्पून कर्व्ड इनवर्ड कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू अ कॉनकेव मिरर एंड द सरफेस ऑफ द स्पून बर्ल्ड आउटवर्ड कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू द कॉन्वेक्स मिरर। क्या मतलब है बेटो? चम्मच जो होता है स्पून, उसका जो अंदर वाला पार्ट होता है उसमें होता है कॉनकेव मिरर की खासियत, उसमें कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज होती है। और चम्मच के जो बाहरी पार्ट्स होता है, जो बाहर का पार्ट होता है, उसमें कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी होती है। तो चम्मच में बच्चों स्पून के अंदर दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है, कॉनकेव मिरर की भी और कॉन्वेक्स मिरर में। अंदर की तरफ उसमें कॉनकेव मिरर होगा और बाहर की तरफ कॉन्वेक्स मिरर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, चलिए जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। याद रखोगे? चलो मैं आपको डायग्राम से बताता हूं। डायग्राम बनाया यहाँ पर, डायग्राम से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो देखो बेटा, देखो ये जो लाइन है बीचों में, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। देखो किसी भी
किसी भी पेपर में इनकी डेफिनेशन नहीं आएगी। आप सब जानते हैं एंट्रेंस एग्जाम है, डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा। तो मैं आपको इन सब के एक बार में बताता हूं। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जब मिरर से टकराता है उसे बोलते हैं पोल। When principal axis intersect with the mirror, it is called pole. पोल के एक फिक्स डिस्टेंस पे होता है फोकस। आप सब जानते हो बात है, एक बार केवल आपको रिवाइज कराना है। इसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, इसे पोल बोलेंगे, ये फोकस होगा, और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट आपको जानना है, एक तो ये जाना है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो। देखो इनमें से कुछ कभी भी एग्जाम में नहीं आया। कौन कौन सा? ना तो आज तक कभी ये पूछा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ना अपार्चर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, पोल, कभी नहीं पूछा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जानना है आपको, और दूसरा आपको जाना है फोकल लेंथ, और इन दोनों में ये रिलेशन। बस ये तीन चीज आपको याद रखनी है। तो मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो इस लाइन को मैंने क्या बोला था? प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस जब मिरर से टकराता है उसे पोल कहते हैं। पोल के फिक्स डिस्टेंस पर फोकस होता है। जितना डिस्टेंस ये होगा उतने ही डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है बेटा? अब जरा मेरी बात ध्यान सुनो बेटा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल, सी से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद रखोगे? डिस्टेंस बिटवीन, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये है पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है? और पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है, कई बच्चों को आता भी होगा शायद, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे क्या बोलते हैं बेटा? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो याद रखना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का हमेशा डबल होता है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तो 2 और 2 4 हो गए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा फोकल लेंथ का डबल होता है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ जो होता है, फोकल लेंथ वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है ना। देखो ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से लेकर यहां तक है, फोकल लेंथ केवल यही है। तो फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यही चीज यहां पे देखो समझाने की कोशिश की गई है। अब मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। देखो क्या क्या लिखा हुआ है। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया बेटा? अभी आपको समझाया अपार्चर, प्रिंसिपल एक्सिस कभी आता नहीं, इन सबको आवश्यकता नहीं है। मेन आप फोकस करो फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ क्या बताया था कि P और F के बीच का डिस्टेंस। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या डिफरेंस था, रिलेशन था कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। और ये आता है एग्जाम में, जो बेसिक चीज है ना बेटा वो पूछी जाती है एग्जाम में, आलतू फालतू चीजें नहीं पूछी जाती। तो फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है? अब आते हैं इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। बच्चों कॉनकेव मिरर के 6 केस होते हैं, मतलब कॉनकेव मिरर 6 टाइप के इमेज बनाता है। कॉनकेव मिरर 6 टाइप का इमेज बनाता है। कब कब? अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, अगर ऑब्जेक्ट सी से पहले है, अगर ऑब्जेक्ट सी पर है, अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, अगर ऑब्जेक्ट एफ पर है, और ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में है। देखो मैंने इमेज भी बना रखा आप सबके लिए। ये देखो इमेज भी बना हुआ, 6 के 6 केस का इमेज बना हुआ। लेकिन आप सब जानते हो कंपटीशन एग्जाम में इमेज थोड़ी पूछेगा, तो आपको ये टेबल याद रखनी है। और मुझे लगता है कि कई बच्चों को टेबल एक बार में याद हो जाएगा। मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो इधर 6 केस होते हैं। एक केस होता है इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो। दूसरा होता है बियॉन्ड सी यानी सी से पहले। तीसरा होता है सी पर हो। फोर्थ होता है सी और एफ के बीच में हो। फिफ्थ होता है एफ पर हो। और सिक्स्थ होता है एफ और पी के बीच में हो। दोबारा देख लो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, इन्फिनिटी मतलब लाइन के बाहर, एक हो जाता है ऑब्जेक्ट सी से पहले हो बियॉन्ड सी, एक सी पर हो गया, एक सी और एफ के बीच में हो गया, एक एफ पे हो गया, और एक एफ और पी के बीच में हो गया। तो 6 केस होते हैं। अब ये 6 केस इमेज कहां बनाते हैं? देखो इमेज कहां बनेगा? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो फोकस पर बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगा बेटा? फोकस पे बनेगा। अगर सी से पहले है तो एफ और पी सी के बीच में बनेगा। अगर सी पर है, अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो उसकी इमेज भी सी पर बनती है। और सबसे ज्यादा एग्जाम में यही आता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर द इमेज आल्सो फॉर्म एट सी। और अगर सी और एफ के बीच में है, अगर सी और एफ के बीच में है तो इमेज कहां बनेगा? बियॉन्ड सी, सी से पहले। अगर ऑब्जेक्ट एफ पर है तो उसकी इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। और अगर ऑब्जेक्ट बेटा पी और एफ के बीच में है तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। मिरर के पीछे का क्या मतलब है सर? मिरर के पीछे का मतलब है आपकी इमेज जो बनेगी वो इस साइड बनेगी, पोल के इस साइड बनेगी। ठीक है? तो
इसको याद करने का भी मेथड है। क्या मेथड है वो भी मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से याद होगा। आप एक बात ध्यान से देखो कि ये 5 चीज आपको याद है, छठा छोड़ दो आप, अभी इसे छोड़ो, 5 चीज याद है, देख रहे हो 5 चीज मैंने आपको यहां से याद दिलाई थी। कौन कौन सी याद दिलाई थी? इन्फिनिटी, आप छोटी सी जगह में लिख सकते हो, 5 सेकंड लगेगा। इन्फिनिटी, सी से पहले, सी पर, सी और एफ के बीच में, एफ पर और एफ और पी के बीच में, यही था ना 5 केस याद रखो, एफ तक ये 5 केस था ना, ये 5 केस था ना। इसको उल्टा करके लिख लो, देखो एट एफ, देखो एट एफ, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, एट सी, बियॉन्ड सी, एट इन्फिनिटी, क्लियर, खत्म पूरा टेबल। समझ में आया मैंने क्या करा? ये जो 5 केस था इसको उल्टा कर लो ना, उसको उल्टा करके लिख लो, यानी जो 5वें नंबर पे है वो पहले नंबर पे लिख लो, चौथे नंबर पे दूसरे नंबर पे लिख लो, तीसरे का तीसरा मैच हो गया, जो ये होगा वो यहां आ जाएगा, वो यहां पर हो गया, क्लियर हो गया। इन 5 को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, उल्टा करके लिख लो, यानी 1 2 3 4 5 और फिर से क्या लिखोगे 5 4 3 2 1, आपका आंसर क्लियर हो गया, खत्म हो गया जी, इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं। चलिए साइज भी याद दिला, देखो पहले बहुत बड़ा साइज होता है, पहले बहुत हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, बहुत छोटा साइज बनेगा, सॉरी पहले बहुत छोटा साइज बनेगा, फिर डिमिनिश्ड होगा, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, फिर सेम साइज का हो जाएगा, फिर बड़ा होगा, फिर बहुत ज्यादा बड़ा होगा, फिर बड़ा, है ना, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, एक बार में टेबल याद हो सकती है अगर बच्चा इस बात को समझ ले कि 5 केस है ना, इसको 1 2 3 4 5 को हमने क्या करा, 5 4 3 2 1 उल्टा करके लिख लिया, यही किया था हमने। साइज क्या था, पहले बहुत छोटा पॉइंट साइज, फिर डिमिनिश्ड थोड़ा बड़ा हुआ होगा, फिर सेम साइज पे आ गया होगा, फिर और बड़ा हुआ होगा, फिर बहुत बड़ा हो गया होगा, तो ये केस याद रखना है। और इन 5 केस में देखो आंसर सेम है, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, केवल छठे केस में सारी चीजें अलग होती है। और छठा केस इमेज कहां बनता है, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। बच्चों टेबल याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते हैं, और अगर एक बार टेबल आपके दिमाग में बैठ गया तो आपको आगे के सारे टेबल आपको अपने आप याद हो जाएंगे, आपको मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पहले बताओ 5 चीज समझ में आ गई? देखो इधर दोबारा देख लो एक बार, इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एफ 5 चीज था ना, इसको उल्टा करके लिख लेंगे। ठीक है, जो 5 था वो मतलब 1 2 3 4 5 को 5 4 3 2 1 उल्टा करके लिख दिया, ये 5 आंसर सेम आएंगे, ये भी याद हो गया होगा। और इसमें ये कैसे याद करवाया, पहले पॉइंट साइज बहुत छोटा, फिर थोड़ा सा बड़ा, डिमिनिश्ड बोलते हैं उसे, फिर सेम साइज पाया होगा, फिर बड़ा हुआ होगा, फिर और बड़ा हो गया होगा। छठे केस क्या था, छठा केस देखो क्या था, एफ और पी के बीच में। तो जब बच्चों एफ और पी के बीच में होता है ना तो बिहाइंड द मिरर बनता है, इस चीज का आपको याद रखना। छठा केस अलग होता है, वो बिहाइंड द मिरर बनता है और इनलार्ज बनता है, बड़ा बनता है। और क्योंकि छठा केस है मिरर के पीछे बनना है, और जब भी मिरर के पीछे बनता है उसे वर्चुअल एंड इरेक्ट कहते हैं। तो छठा केस आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए मैंने इमेज बना रखा है, आपको नोट्स में दे रखा है, आप चाहो तो इमेज भी देख लेना, लेकिन मैं कहूंगा इसकी आवश्यकता नहीं है। चलिए अब आता है कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल कहां कहां होता है। हम साइंस में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल कहां कहां करते हैं, आपको एग्जाम में ऐसे आ चुका है। एग्जाम में कैसा आता है कि इनमें से किस जगह पर कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है या इनमें से किस जगह कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल नहीं होता। तो बच्चों कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है शेविंग मिरर में, जहां शेविंग मिरर होता है, जहां शेविंग करने जाते हैं, शेविंग मिरर में भी कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हेडलाइट हो गया, फिल्म प्रोजेक्टर हो गया, सर्च लाइट हो गया, ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, ईएनटी ईयर नोज थ्रोट वाले, ईएनटी स्पेशलिस्ट बोलते हैं, नाक कान गले वाले डॉक्टर होते हैं ना, वो यूज करते हैं। आपने देखा होगा हेलमेट सा पहन लेते हैं, नहीं देखा कभी, एक हेलमेट सा पहन लेते हैं उस पर शीशा लगा होता है, तो ईएनटी स्पेशलिस्ट यूज करते हैं। और सोलर कुकर में और सोलर फर्नेस में, अभी 2019 के एग्जाम में आया था कि सोलर फर्नेस के अंदर हम कौन से मिरर का इस्तेमाल करते हैं, और आंसर था कॉनकेव मिरर। आप जाके चेक कर लो, 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका था कि सोलर फर्नेस में हम कौन से मिरर का इस्तेमाल करते हैं, उसका आंसर था कॉनकेव मिरर। तो एक एक बात जो बता रहा हूं ये टेस्टेड है, बहुत ज्यादा बच्चों को पढ़ाने के बाद ये नोट्स बने बेटा। इसी चीज को आप समझो, केवल नोट्स के मार्केट में 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए लोग मांग लेते हैं, मैं आपको ये फ्री में दे रहा हूं, आपको केवल फीस ली है, ये फ्री में आपके लिए, आप आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस किसी को शेयर मत करना नोट्स, ये आपके लिए है। चलिए यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं बेटा, कहां कहां यूज होता है, शेविंग मिरर में, हेडलाइट में, फिल्म प्रोजेक्टर में, सर्च लाइट में। इसके अलावा इसका इस्तेमाल ईएनटी डॉक्टर करते हैं, ईयर नोज थ्रोट वाले डॉक्टर यूज करते हैं। इसका इस्तेमाल सोलर कुकर में होता है और सोलर फर्नेस में भी इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, नोट्स भी देखो आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बनाया गया, पॉलिटेक्निक के लिए, बिल्कुल पॉलिटेक्निक के लिए ही बनाया गया है ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। ठीक है,
चलिए जी, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। बच्चों कॉन्वेक्स मिरर में केवल दो ही केस होते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट टेबल पे आते हैं, ये सब पढ़ने के बजाय डायरेक्ट टेबल पे आते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में बच्चों दो ही केस होता है, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा या इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी होगा। दोबारा बोलूं मैं, कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस होता है, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा या इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी बोल सकते हैं। अदर देन इन्फिनिटी लिखा हो ना, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो इसका मतलब अदर देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी रख दो, तो दो ही केस होते हैं। अगर इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगा। सर जी आपको कैसे पता? जो पिछला टेबल कराया था ना, वहां जाके चेक कर लेना। अगर इन्फिनिटी पे है तो आंसर हमेशा फोकस पे बनेगा। क्लियर हो गया? और अगर इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी है तो पी और एफ के बीच में कहीं भी बन सकता है। दोबारा सुन लो, इन्फिनिटी पे तो कभी भी हो, मैं बार बार बोलता हूं इस बात को, इन्फिनिटी पे तो कभी भी हो, आंसर हमेशा फोकस पे ही बनता है। इमेज हमेशा फोकस पे ही बनेगी। इन्फिनिटी का कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो, इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे ही बनेगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और इन्फिनिटी के अलावा कहीं है तो पी और एफ के बीच में बनेगा, ठीक है। और साइज क्या होगा? तो फिर वही पॉइंट साइज, आपको बताया था स्टार्टिंग में पॉइंट साइज होता है, बहुत छोटा होता है, फिर क्या होगा? डिमनिश, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगला केस ही नहीं है। आपने जब ऊपर टेबल पढ़ा था उसमें शुरू के दो देखना, शुरू के स्टार्टिंग के दो देखना, बिल्कुल मैच करेंगे, एज इट इज मैच कर रहे होंगे। और इसमें दोनों आंसर सेम आता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसमें क्योंकि दोनों ही इमेज जो होती है मिरर के पीछे बनती है, इसलिए इसमें दोनों ही वर्चुअल एंड इरेक्ट आता है, याद रखना। एक बार एग्जाम में आया था, वो कौन सा मिरर है, वो कौन सा मिरर है जिसका इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है? बच्चों वो कॉन्वेक्स मिरर है जिसका इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनता है। इसके केवल दो ही केस होते हैं। तो ये था आपका कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, आपने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में स्टडी करी। अब आता है कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होता है। तो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर का सबसे ज्यादा यूज होता है ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। आपको पता है पॉलिटेक्निक में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होती है जो गाड़ी वगैरह के लिए यूज की जाती है। तो ऑटोमोबाइल में हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। क्यों? पीछे को देखने के लिए, बैक साइड को देखने के लिए, ट्रैफिक को देखने के लिए कि पीछे कोई कौन सी गाड़ी आ रही है। तो ऑटोमोबाइल में हम इस्तेमाल करते हैं किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। इसके अलावा इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल हम आजकल सिक्योरिटी के लिए भी करते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी वगैरह के लिए भी आजकल इसका इस्तेमाल करते हैं। कहाँ जैसे शॉप के बाहर वगैरह लगा देते हैं ताकि हम दुकान के सामान की निगरानी कर सके। मेट्रो वगैरह में अगर आपको लोग गए हो तो स्टेशन पे देखा होगा आपने, लगाए जाते हैं ताकि ये पता लग सके कि पीछे से कोई ट्रेन तो नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से कई जगह कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है। मेन जो इसका इस्तेमाल होता है बेटा ऑटोमोबाइल सेक्टर में होता है। क्यों होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में? क्योंकि ये जो इमेज बनाता है, अगला क्वेश्चन यही है कि हम क्यों इसका इस्तेमाल कर रहे हैं व्हीकल्स में, गाड़ियों में इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों ये जो इमेज बनाता है ना, वो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, छोटा बनाता है एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। मतलब इमेज ट्रक बहुत बड़ी होगी तो उसमें आराम से दिखाई देगी छोटा होके, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, सीधा बनाता है। तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं व्हीकल्स में। तो ये सब बात आपको जानने की आवश्यकता वैसे है नहीं, क्यों यूज होता है, क्योंकि वहां रीजन तो आपको देना नहीं, बस ये याद रखना ऑटोमोबाइल में जो साइड मिरर होता है उसमें हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फॉर द मिरर, मिरर के साइन कन्वेंशन। आप चाहो तो ये 6 पॉइंट याद कर लेना, आप चाहो तो नोट दे रखा है ना, 6 के 6 पॉइंट जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इनको आराम से बैठ के याद कर लेना, या मैं 6 पॉइंट को आपको यहाँ पर डायग्राम से क्लियर कर देता हूँ। 6 के 6 पॉइंट एक साथ क्लियर। साइन कन्वेंशन ये कहता है बेटा कि अगर इमेज डाउनवर्ड बना, ध्यान सुना, अगर इमेज डाउनवर्ड बना तो वो नेगेटिव होगा। पहला वर्ड समझ में आ गया। दूसरा, अगर इमेज अपवर्ड बना तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ग्राफ आता है सबको, जो आप ऊपर 6 पॉइंट पढ़ोगे ना, उस 6 पॉइंट को मैं यहां पे क्लियर करूंगा एक साथ खत्म। अगर इमेज डाउनवर्ड बना तो नेगेटिव होगा, इमेज अपवर्ड बना तो पॉजिटिव होगा। अगर इमेज राइट हैंड साइड की तरफ बना, अगर इमेज राइट हैंड साइड की तरफ बना तो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर इमेज लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बना तो वो नेगेटिव होगा। 4 बातें आपको बता चुका हूं मैं, सुनो मेरी बात ध्यान से। डाउनवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड नेगेटिव एंड राइटवर्ड पॉजिटिव। 4 बातें हो गई। 5वीं बात, ऑब्जेक्ट कहां होगा? ऑब्जेक्ट हमेशा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे रखी जाती है। याद रखना, मिरर का कोई सा भी हो, कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखी जाती है। ये रूल है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखी जाती है, याद रखोगे। और लास्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किससे मापी जाती है? एग्जाम में आया था अभी 2017 के एग्जाम में
कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किससे मापी जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, फोकस से या पोल से। आंसर पोल दोगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा पोल से नापी जाती है। याद रखोगे 6 बातें, एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूं। अगर इमेज नीचे बना तो नेगेटिव होगा, इमेज ऊपर बना तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट बना तो नेगेटिव होगा, राइट बना तो पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा किससे नापते हैं, पोल से। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पोल, पोल से नापी जाती है और कई बार एग्जाम में आ चुका है और आप सब जानते हो यार, पढ़े लिखे हो आजकल, है ना, हर जगह सर्च मार ही लेते हो। चलिए, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो बच्चों मिरर का फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। याद रखोगे मिरर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मिरर का फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। इसमें v क्या होता है? v होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, u क्या होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और f क्या होता है फोकल लेंथ। याद रखोगे बेटा, v का मतलब क्या है? v का मतलब है डिस्टेंस ऑफ इमेज, u का मतलब है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और f का मतलब है फोकल लेंथ। तो ये सब तो नहीं पूछेगा आपसे, आपसे बस मिरर फॉर्मूला पूछेगा कि इनमें से कौन सा ये मिरर फॉर्मूला है। तो बच्चों मिरर फॉर्मूला जो होगा वो होगा 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है जी, तो ये मिरर फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो मैग्निफिकेशन रेशियो होता है किसका? साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यही लिखा हुआ है देखो, अ स्फेरिकल मिरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप ये डेफिनेशन इतना बड़ा याद करने के बजाय फॉर्मूला याद रखो ना कि मैग्निफिकेशन का मतलब होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई आपका इमेज कितना बड़ा है उसको डिवाइड कर दो, आप एक्चुअल में कितनी हाइट है आपकी, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी बड़ी है उसको डिवाइड कर दो कि आप एक्चुअल में कितने साइज के हो। तो साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है उसे मैग्निफिकेशन बोलते हैं। या फिर मैग्निफिकेशन को एक और तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे? डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ v मतलब क्या? डिस्टेंस ऑफ इमेज और u मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन बच्चों 2 प्रकार से निकाल जाती है। कैसे? डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एक तरीका ये है, दूसरा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से मैग्निफिकेशन के 2 मेथड हैं, 2 फॉर्मूले हैं निकालने के लिए। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि न्यूमेरिकल आता है 1 मार्क्स के लिए, एमसीक्यू में आएगा आपसे कि मैग्निफिकेशन निकालो, तो वहां पे ये फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन याद रखना हमेशा पॉजिटिव होगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है, मैं मेनी टाइम एग्जाम में देख चुका हूं। ये कॉन्वेक्स मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखोगे। ऐसे कॉनकेव मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी पॉजिटिव। देखो कॉनकेव मिरर में 6 केस थे, याद करो आप। कॉनकेव मिरर में 6 केस थे, शायद आप में से कोई बच्चों को याद हो गया हो। 6 केस थे ना, इनमें 5 केस में क्या था? वर्चुअल वो था रियल इन्वर्टेड, और छठे केस में क्या था? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसलिए बच्चों इसमें इमेज जो बनती है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बनती है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में याद करो केवल 2 ही केस थे और दोनों ही केस का आंसर क्या था? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जहां वर्चुअल इरेक्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव इमेज बनाता है। क्लियर हो गया? कॉन्वेक्स मिरर हमेशा पॉजिटिव इमेज बनाता है, जबकि कॉनकेव मिरर का जो मैग्निफिकेशन है जो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और एक चीज मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, देखो आ गया, द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर। जब मैं आपको प्लेन मिरर पढ़ा था वीडियो के स्टार्टिंग में, मैंने कहा था ना आगे आएगा, आ गया। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन होता है +1। बस इतना याद रखो, कुछ अगरम सगरम मत याद कर लेना। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन पूछेगा सिंपल भाषा में, +1 पे टिक कर देना। ठीक है भाई। कॉन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा प्लस का होगा, कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन +- दोनों होता है, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन ऑलवेज +1 होता है क्योंकि इक्वल साइज बनाता है। ठीक है। चलिए अब आते हैं रेक्टेंगुलर, टॉपिक नंबर 35 पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि लाइट जब इंसिडेंट रे किसी ग्लास स्लैब से टकराएगा। ध्यान सुनो बेटा, अगर लाइट किसी ग्लास स्लैब से टकराएगा, ये 2 पॉइंट में आपको समझाना है, ये 2 पॉइंट लिखा हुआ है यहां पर, मैं आपको अपनी भाषा में पहले समझाने की कोशिश करता हूं। जब इंसिडेंट रे ग्लास स्लैब के अंदर आता है तो वो नॉर्मल के पास आ जाता है। क्या बोला, सुना आपने? जब इंसिडेंट रे ग्लास स्लैब के अंदर आता है ना बच्चों, तो वो नॉर्मल रे के पास आ जाता है। लेकिन जब इंसिडेंट रे ग्लास स्लैब से बाहर जाता है, जिसे हम इमर्जेंट रे बोलते हैं, बाहर जानते हुए, अगर इंसिडेंट रे ग्लास से बाहर जाता है उसे इमर्जेंट रे कहते हैं। जब इंसिडेंट रे ग्लास स्लैब से बाहर जाता है वो नॉर्मल से दूर हो जाता है। तो इस पूरे क्रियाकलाप से हमें समझ क्या आया? हमें ये समझ में आया, बाहर है एयर, ये है ग्लास और फिर है एयर, देखो लिखा हुआ एयर
ग्लास एयर। एयर जो होता है वो रेयरर मीडियम और इसे बोलते हैं डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रेयरर से डेंसर में आता है, ध्यान सुनो बेटा, जब लाइट रेयरर से डेंसर में आएगा तो नॉर्मल के पास आ जाता है। और जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाता है, जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाता है तो वो नॉर्मल से दूर हो जाता है। लास्ट बात, केवल दो बातें आपको याद रखनी है और ये दो बातें याद कर ली तो आपको ये एक्टिविटी भी समझ में आ जाएगी और ये दो पॉइंट्स भी आपके क्लियर हो जाएगा। जब लाइट रेयरर से डेंसर में आता है तो नॉर्मल के पास आता है और जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाता है तो नॉर्मल से दूर हो जाता है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। यही दो पॉइंट यहां पर भी लिखा हुआ है। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। अब आता है बेटा पॉइंट नंबर 36 पे। देखो पॉइंट नंबर 36 क्या कहता है। When a light ray entered from optically denser medium into rarer medium, अगर कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आता है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है पॉइंट। आपसे पूछा जाएगा अगर कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में है तो क्या होगा। तो आंसर क्या टिक करोगे, लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगा। देख लो डायग्राम देख लो, डेंसर से रेयर में जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है, डेंसर से रेयर में जाएगा तो वो नॉर्मल से दूर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो आपको क्या लिखा हुआ है 37, when the incident ray fall normally perpendicular to the boundary of the two media, the ray continue to move in the same direction after refraction। इस पॉइंट का मतलब है अगर कोई लाइट मान लो नॉर्मल पे ही पड़ रहा है, अगर कोई लाइट नॉर्मल के सीध में बिल्कुल नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइट पड़ रहा है तो उसका क्या होगा, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, नॉर्मल के डायरेक्शन में जाएगा। अगर कोई लाइट का रे नॉर्मल के स्टेट में पड़ता है तो वो सीधा निकल जाएगा, नॉर्मल के परपेंडिकुलर के बिल्कुल सीधी लाइट निकल जाएगी, ठीक है, नॉर्मल के केस में। सेकंड क्या है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन होने के बाद हमें क्या क्या चीजें क्लियर होती है। ये चीज क्लियर होती है बेटा कि जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल के पास आती है, यही बात आपको बताया था। दूसरा कि अगर डेंसर से रेयरर में जाएगा, डेंसर से रेयरर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा, दो बातें क्लियर हो गई। तीसरा, अगर कोई लाइट अगर नो बेंडिंग, कोई बेंडिंग नहीं होगी, कब, when the light is incident normally, अगर कोई लाइट नॉर्मली यानी परपेंडिकुलर पे गिरेगा, अगर कोई लाइट बच्चों परपेंडिकुलर लाइन पर गिरती है ना तो बेंड नहीं होगा, सीधा निकल आएगा, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। फोर्थ द रे ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लास स्लैब इज पैरेलल टू द वन एंटरिंग इट, ये दोनों पैरेलल होंगे। कौन कौन सा, एक तो इंसिडेंट रे, ये वाली लाइट, अगर ये लाइट सीधी जाती ना, ये लाइट अगर सीधी जाती और ये इमर्जेंट रे, बच्चों ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, यानी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे ये एक दूसरे के पैरेलल होगी, ये हमें फोर्थ पॉइंट में पता लगा। और फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, द लेटरल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे इंक्रीज, मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा विद द इंक्रीज इन द एंगल ऑफ इंसिडेंट, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ा दिया जाए एंड द थिकनेस ऑफ स्लैब, या ग्लास की मोटाई को बढ़ा दिया जाए। अगर हम ग्लास की मोटाई को बढ़ा देंगे ना, इस ग्लास की मोटाई को बढ़ा देंगे, अगर इस ग्लास की मोटाई को, थिकनेस को बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होगा इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे का वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी पैरेलल वाली लाइन जो है वो और दूर होती जाएगी। तो 5 चीजें इस लाइन से क्लियर हुआ। क्या, पहली, रेयरर से डेंसर में जाएंगे तो नॉर्मल के पास आएंगे, डेंसर से रेयरर में जाएंगे तो नॉर्मल से दूर जाएंगे, अगर कोई लाइन नॉर्मल पे पड़ रहा तो सीधा निकल आएगा, इंसिडेंट 0 होगा, कोई चेंज नहीं होगा। इमर्जेंट रे और जो इंसिडेंट रे होता है वो एक दूसरे का पैरेलल होता है, अगर ग्लास की थिकनेस को बढ़ा देंगे तो वो पैरेलल्स की जो दूरी है, डिस्प्लेसमेंट है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है बेटा। अगला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो बच्चों लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में 2 पॉइंट आते हैं। एक पॉइंट तो वही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे आर ऑन द सेम पॉइंट। एक पॉइंट तो वही है सेम जो आप पहले पढ़ चुके हो कि इंसिडेंट रे, देखो क्या याद करना, ये याद करना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल आर ऑन लाइज ऑन द सेम प्लेन, तीनों एक ही लाइन पर है। बट मेरा जो यहां पर मेन पॉइंट है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का, वो ये वाला पॉइंट है, क्या, कि साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू होता है कांस्टेंट। क्या बोला बेटा,
साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और बच्चों ये वाला जो नियम है वो कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसे स्नेल्स लॉ बोलते हैं। और आप चेक करो प्रीवियस ईयर के पेपर में कई बार आपको बता चुका हूं कि एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्नेल्स लॉ कौन सा होता है, तो स्नेल्स लॉ होता है साइन आई अपॉन में साइन आर। ये होता है स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए स्नेल्स लॉ आ गया पॉइंट वही स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा साइन आई अपॉन में साइन आर, इसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो लाइट की स्पीड है ना वैक्यूम में, अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो जो लाइट की स्पीड होगी वैक्यूम में, अब उसको डिवाइड कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट इन किसी मीडिया में, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, डायमंड हो गया, ग्लास हो गया। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया जो होता है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। अब देखो, अब ये ऑप्टिकली डेंसर को बार बार मैं ऊपर बोला था, डेंसर कौन होता है? डेंसर वर्ड बार बोल रहा था ना। तो डेंसर वो होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसे डेंसर बोलेंगे। तो पूरे इस लाइन का मतलब देखो इतना सा है, देखो हैविंग लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों ज्यादा होता है उसको डेंसर बोलते हैं। तो रेयरर क्या होगा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। जिसका लिखा देखो लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयरर होगा। डेंसर एंड रेयर में फर्क समझ में आ गया? डेंसर वो होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, और रेयरर वो होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिपेंड ऑन द वेवलेंथ। अब ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, 2016 या 17 का एग्जाम था शायद, उन्होंने ये पूछा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड करता है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पढ़ रहे हो ये वाला, ये किस पर डिपेंड करता है? ऑप्शन आपको दिया होगा वैक्यूम पर, एयर पर, वेवलेंथ पर, कलर पर, वगैरह वगैरह बहुत सारे ऑप्शन देते हैं। तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ द लाइट, लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। और वेवलेंथ ऑफ येलो सोडियम लाइट, ये एग्जाम में आता है, येलो सोडियम लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 589 नैनोमीटर। येलो सोडियम लाइट की वेवलेंथ आपको याद रखनी है 589 या 5.89 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। ये याद रखना है, येलो सोडियम लाइट की बच्चों ये वेवलेंथ होती है, जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। यहां पर आपका जो मिरर टॉपिक है वो खत्म होता है, अब स्टार्ट होता है लेंस। तो लेंस क्या होता है? लेंस में कुछ याद नहीं करना, केवल एक चीज याद करना है, टू स्पेरिकल सरफेस। बच्चों जब दो स्पेरिकल सरफेस को मिला दिया जाता है तो एक लेंस तैयार होता है। तो अगर कोई लेंस एग्जाम में पूछे लेंस इज अ, तो ऑप्शन में ढूंढ लेना टू स्पेरिकल सरफेस। दो स्पेरिकल सरफेस मिलकर एक लेंस बनता है। लेंस के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस। क्लियर हो गया? ये तो बड़ा सिंपल सा याद करना है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है जो थिकर एट द मिडिल, बीच में तो थिकर होता है, मोटा होता है, और एज पर साइड में पतला होता है। तो वो ये डेफिनेशन यही है बेटा, इसकी डेफिनेशन ही यही है क्या कि बीच में इसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यूज की जाती है। वो लेंस जो बीच में तो थिकर होगा लेकिन एज साइड में तो पतला होगा, उसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को बच्चों हम ये भी बोलते हैं आउटवर्ड, ये आउटवर्ड कर्व्ड होता है, तो आउटवर्ड भी याद कर सकते हो, या फिर आप याद कर सकते हो इसे कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो जिस बच्चे ने, तीन बात है, क्योंकि देखो मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि आपको एग्जाम में यही जी पूछेगा, लेकिन एक चीज कंफर्म जरूर कह सकता है कि इनमें से पूछेगा। दोनों देखो, दोनों लाइन में फर्क है, इनमें से ही पूछा जाता है। अब 2018 का पेपर उठाओ और उन्होंने ये पूछा था कि कन्वर्जिंग लेंस कौन होता है? कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं। और डाइवर्जिंग लेंस कौन होता है? डाइवर्जिंग लेंस जो होता है बेटा वो कॉनकेव लेंस होता है। तो कॉनकेव लेंस के बारे में तीन बातें याद करो। क्या? तो ये जो होता है वो इनवर्ड होता है, कर्व्ड इनवर्ड। इसमें क्या था? कर्व्ड आउटवर्ड, इसमें है कर्व्ड इनवर्ड होता है। ये बीच में तो पतला होता है, ठीक है, बीच में तो पतला होगा लेकिन साइड में जो थिकर होगा, बीच में पतला होगा और साइड में थिकर होगा, मोटा होगा, वो कॉनकेव लेंस होता है। और इसको डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। तो दोनों में तीन तीन बातें आपको बताता हूं, जल्दी से एक बात जल्दी देख लो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो दूर हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस बीच में मोटा होता है, साइड में पतला होता है। ये बीच में पतला होता है, साइड में मोटा होता है। कॉन्वेक्स लेंस आउटवर्ड होता है, ये इनवर्ड होता है।
इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। चलो ये सब एक देखो, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब हटा दो और डायरेक्ट आप डायग्राम पे आ जाओ। मैं डायग्राम से आपको क्लियर कर देता हूँ सारी बातें। ये डायग्राम देखो, फिर से वही देखो, इस लाइन को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। वीडियो शुरू से देख रहे हो ना, इस लाइन को क्या बोला था हमने? प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पोल था, तो यहां पोल नहीं आता, यहां आता है ऑप्टिक सेंटर। मिरर में पोल आता है, लेंस में ऑप्टिक सेंटर आता है। ओ फॉर ऑप्टिक सेंटर। बाकी सब सेम है। फोकस, इसे फोकस ही बोलते हैं, इसे सेंटर और कर्वेचर ही बोलते हैं। ओ एंड एफ के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलेंगे। 2f1 एंड O के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। जो फोकल लेंथ होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा। सब कुछ वही है, तो हम क्यों एक्स्ट्रा पढ़े? क्यों इनको पढ़ने की आवश्यकता है? इनमें कुछ भी अलग तो नहीं है। तो जो आपने मिरर में पढ़ा था वही सारे पॉइंट्स यहां पे कवर होते हैं। एक बार दोबारा बता लो, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसको बेटा, पहला पॉइंट। इसे बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर। ऑप्टिक सेंटर ये होता है फोकस, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस आपको याद होगा, फोकल लेंथ। इन दोनों बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। और जिसका डायमीटर होता है, लेंस का जो डायमीटर होता है उसे अपार्चर बोलते हैं। लेंस का जो बच्चों डायमीटर होता है उसे अपार्चर बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो मैं आपको टेबल से समझाऊंगा। तो बच्चों कॉन्वेक्स लेंस के 6 केस होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के 6 केस होते हैं। देखो डायग्राम बना हुआ ना आपको समझाने के लिए, आपको केवल ये टेबल याद करना है, और टेबल भी उसी प्रकार से याद करना है जैसे आपने पहले याद किया था। ठीक है, ध्यान से देखना। इन्फिनिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, फिर वही 6 केस वही बनेंगे। देखो कैसे कैसे यहां दिखाता हूं। इन्फिनिटी, अगला क्या होगा? 2f1, बियॉन्ड 2f1, 2f1 से पहले। फिर होगा 2f1, फिर होगा 2f1 बिटवीन 2f1 एंड f1, फिर होगा आपका f1, और फिर होगा f1 एंड o के बीच में। तो 6 केस हो गए ना। इन्फिनिटी पहला केस हो गया, बियॉन्ड 2f1 ये दूसरा केस हो गया, 2f1 तीसरा केस हो गया, 2f1 और f1 के बीच में 4th केस हो गया, f1 आपका 5th केस हो गया, एंड f1 एंड o के बीच में जो होगा वो 6th केस हो गया। 6 केस होता है ना। तो 6 केस में हमें याद रखना है कि किसकी इमेज कहां बनती है। तो जब इन्फिनिटी पे होती है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हमेशा फोकस पे बनेगा। ठीक है, 2f1 पे होगा तो f1 f2 एंड 2f2 के बीच में बनेगा। 2f1 पे होगा तो 2f2 पे बनेगा। f1 एंड 2f2 के बीच में है तो 2f2 के बाद बनेगा। और f फोकस पर है, f1 पर है तो इन्फिनिटी पे बनेगा। अब इसको याद करने का एक मेथड है। देखो मैं आपको डायग्राम समझाता हूं। देखो मान लो यही डायग्राम मैंने ले लिया। देखो बेटा, अगर ये इन्फिनिटी पे है, ध्यान से देखना, अगर ये क्या है? इन्फिनिटी पे है तो f2 पे बनेगा। ठीक है, जैसे जैसे ये पास आता रहेगा वैसे वैसे इमेज दूर होती जाएगी। बस इतना याद रखो। तो अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज f2 पे हो गई। अगर वो 2f1 से पहले है, 2f1 से पहले है, पास आ गया, इसको दूर कर दो तो वो f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। ठीक है, अब वो 2f1 पे आ गया, अगर वो 2f1 पर है तो वो 2f2 पे बनेगा। अगर वो 2f1 और f1 के बीच में है तो वो 2f2 के बाद बनेगा। अगर वो f1 पर है, अगर वो f1 पर है तो वो इन्फिनिटी पे बनेगा। और अगर f1 और o के बीच में है तो ये छठा केस है, इसको अलग ही याद करना पड़ता है। अगर ये वाला केस हो तो वो मिरर के या लेंस के सेम साइड बनेगा, यानी ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा। 5 केस तो आप याद कर ही सकते हो। देखो मैंने कहा जैसे जैसे आप इसमें पास आओ ना वैसे वैसे आप यहां से दूर होते जाओ। कैसे? अगर इन्फिनिटी पे है तो f2 पे बनेगा, 2f1 से पहले है तो f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। अगर 2f1 पे है तो 2f2 पे बनेगा, 2f1 और f1 के बीच में है तो 2f2 के बाद बनेगा, और f1 पर है तो वो इन्फिनिटी पे बनेगा, और f1 और o के बीच में है तो ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा। ठीक है, तो ये 6 केस हमें याद रखने पड़ते हैं, और ये कंपलसरी है याद करना, क्योंकि इनमें से कोई भी उठ के आपके एग्जाम में टेबल के फॉर्म में आ जाता है, कुछ भी पूछ लेते हैं। ठीक है बेटा, ऑन द सेम साइड छठे केस में उसके पीछे बनता है। और देखो फिर आंसर वही है। आंसर आप टेबल देखो, शुरुआत कैसे होगी? पहले पॉइंट साइज छोटा बनेगा, फिर हल्का सा बड़ा होगा तो डिमिनिश्ड बोलेंगे, फिर सेम साइज पे आ जाएगा, फिर इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फिर हाईली इनलार्ज हो जाएगा। देखो सेम आंसर है, मैं कह रहा हूं ना आपसे, अगर आप पहला टेबल याद कर लोगे तो बाकी सारे टेबल आपको अपने आप याद होने लगेंगे। शुरू के 5 केस में देखो वही आएगा, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। शुरू के 5 केस में वही है, और छठा केस है वर्चुअल इंडायरेक्ट। तो वहां जो 6 केस थे ना, मिरर में 6 केस और जो लेंस में 6 केस है, आप उनको मैच कर लो, दोनों एक जैसे आपको दिखेंगे। नेक्स्ट आते बेटा, जो
कॉनकेव लेंस द्वारा इमेज बनता है। तो बच्चों कॉनकेव लेंस द्वारा केवल 2 ही इमेज बनते हैं। कॉनकेव लेंस केवल 2 ही टाइप का इमेज बनाता है, पहला अगर इन्फिनिटी पे हो और दूसरा इन्फिनिटी के अलावा कहीं पर भी हो। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज हमेशा फोकस पे बनती है, और इन्फिनिटी के अलावा कहीं पर है तो एफ और ओ के बीच में कहीं भी बन सकती है। इन्फिनिटी पे है, क्या याद रखोगे टेबल में, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज जो बनेगा वो फोकस पे बनेगा, और इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी है तो फोकस और ओ के बीच में बनेगा। पहले पॉइंट साइज होगा, फिर हल्का सा बड़ा हो जाएगा तो डिमिनिश्ड, और केस है नहीं, अगर और केस होता तो सेम साइज होता, फिर इनलार्ज होता, फिर हाईली इनलार्ज होता, लेकिन यहाँ पे 2 ही केस है इसलिए 2 पे खत्म हो गए। और दोनों केस में क्या आएगा, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट। अब एक काम करो, जो मिरर के 2 केस थे और जो लेंस के 2 केस है उन्हें मैच करो तो आपको देखोगे लगभग टेबल एक जैसे ही है। नेक्स्ट आता है बेटा कार्टेशियन साइन। याद है आपको 6 बातें बताई थी कार्टेशियन साइन, तो यहां मत याद करना, सेम कार्टेशियन साइन है। मिरर के मैंने 6 कार्टेशियन साइन बनाई थी, एक बार जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूं कि अगर इमेज नीचे बने तो नेगेटिव, ऊपर बने तो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड बने तो नेगेटिव, राइट हैंड साइड बने तो पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा पोल से नापी जाती है, यहाँ ऑप्टिक सेंटर से नापी जाती है, क्योंकि पोल नहीं होता ना लेंस में। लेंस में क्या होता है, ऑप्टिक सेंटर, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑप्टिक सेंटर से नापी जाती है, और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं। तो बिल्कुल सेम चीज है। लेंस फॉर्मूला देखो मिरर की तरह सेम है, वहां प्लस था यहाँ माइनस कर दो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। वहां पे फॉर्मूला क्या था, वहां पे था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और यहाँ फॉर्मूला क्या है बेटा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ v का मतलब है डिस्टेंस ऑफ इमेज, u का मतलब है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और f का मतलब है फोकल लेंथ। मैग्निफिकेशन आपको याद होगा, मैग्निफिकेशन मैंने आपको बताया था साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, याद होगा ना, हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको बताया था, बिल्कुल सेम आंसर है, हाइट ऑफ इमेज साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस की जो मैग्निफिकेशन होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है और नेगेटिव भी हो सकती है। कॉन्वेक्स लेंस की कॉन्वेक्स लेंस जो होता है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस की जो मैग्निफिकेशन होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। क्यों, क्योंकि आपने टेबल में ध्यान दिया था कॉन्वेक्स लेंस में कुछ के रियल इन्वर्टेड थे 5 के और एक का वर्चुअल इरेक्ट था, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस की जो इमेज होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। लेकिन कॉनकेव लेंस की जो बेटा मैग्निफिकेशन होती है वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव। और ये चीज कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कौन सा लेंस है जिसकी मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होती है, तो कॉनकेव लेंस। ये भी आ चुका है कि कॉनकेव लेंस की मैग्निफिकेशन कैसी होगी, ऑप्शन दिया होगा ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव। तो बच्चों कॉनकेव लेंस की जो मैग्निफिकेशन होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। पावर ऑफ लेंस, बच्चों पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जन। मतलब कोई जो लेंस है वो लाइट को कितना ज्यादा इकट्ठा कर सकता है या कितना ज्यादा फैला सकता है, तो इसकी जो डिग्री है मतलब उसकी जो पावर है वो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस से नापी जाती है। कितना ज्यादा वो इकट्ठा कर सकता है, कितना ज्यादा फैला सकता है लाइट को, वो उसकी पावर कहलाती है। तो ये सब भी पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम में क्या पूछा जाता है अब बताता हूं। एग्जाम में पूछा जाता है कि पावर ऑफ लेंस का कौन सा फॉर्मूला सही है। तो एक तो इसका फॉर्मूला याद कर लो, 1/f, f मतलब फोकल लेंथ, 1 में फोकल लेंथ। 99% ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में फोकल लेंथ। अगर इससे हार्ड पेपर बना तो आपसे क्या पूछेगा, इसका एसआई यूनिट बताओ, तो इसका एसआई यूनिट होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर, याद रखोगे डायोप्टर। और बहुत ज्यादा हार्ड एग्जाम आ गया तो आपसे पूछेगा 1 डायोप्टर की वैल्यू। तो 1 डायोप्टर की वैल्यू होती है बेटा, 1 डायोप्टर की वैल्यू होती है 1 मीटर की पावर -1। 1 पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है 1 फोकल लेंथ। फोकल को ऊपर ले आओगे तो नेगेटिव हो जाएगी ना पावर, तो इसलिए अगर आपसे 1 डायोप्टर की वैल्यू पूछी जाए तो 1 डायोप्टर की वैल्यू होती है 1 मीटर -1। चलिए जी, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस अभी 2019 के एग्जाम में आया था। कॉन्वेक्स लेंस की पावर उन्होंने पूछा था, कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या होती है। तो बच्चों कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस की पावर हमेशा नेगेटिव होती है। याद रखोगे, सबसे ज्यादा एग्जाम में ये छोटी छोटी बातें आती है कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर तो पॉजिटिव होती है, कॉनकेव लेंस की पावर हमेशा नेगेटिव होती है। आपसे ऐसा पूछा जाएगा एग्जाम में कि व्हाट इज द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, इस टाइप से कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव लिख लो, कॉनकेव लेंस नेगेटिव लिख लो। फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इन विच सेवरल लेंसेज इन कॉन्टैक्ट इज कॉमनली यूज इन, जो कैमराज वगैरह यूज करते हैं बेटा, माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, टेलीस्कोप यूज करते हैं, उसमें क्या करते हैं हम बहुत सारे लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी बहुत सारे
लेंसेज को कंबाइन कर दिया जाता है। अगर आप में से कोई कैमरा यूज करता हो तो लेंसेज आपको पता होगा बहुत महंगे आते हैं, ठीक है, लेंसेज वगैरह जो आते हैं कैमरे के बहुत महंगे आते हैं, तो वो उसमें बहुत सारे लेंस लगे होते हैं, सेवरल लेंस मिलकर बनता है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर लाइट, जिसमें हमने लाइट के बारे में पढ़ा। इसमें एक चीज नहीं है नोट्स में, वो जरूर लिख लेना, स्पीड ऑफ लाइट बेटा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा हो, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए आपको बताना जरूरी है। एक बार जल्दी से अगर देखना चाहो तो एक बार जल्दी से एक बार चैप्टर रिमाइंड करा देता हूं आपको। मुश्किल से 2 से 3 मिनट लेंगे, लेकिन रिमाइंड हो जाएगा तो आपको सारी चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। बड़ा चैप्टर था, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे पावर ऑफ लेंस पे। चलिए जी, यहां से हमने शुरुआत की थी, एक बार जल्दी रिवाइड कर देता हूं बेटा, एक बार जल्दी याद हो जाएगा। लाइट क्या होता है बेटा, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होता है। लाइट की कितनी प्रॉपर्टी होती है, 3 प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रोलीनियर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। लाइट कौन सा वेव होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। बीम क्या होता है, तो बंडल ऑफ रेज को बोलते हैं। मिरर क्या होता है, मिरर होता है पॉलिश्ड सरफेस, कोई भी पॉलिश सरफेस को हम मिरर कहते हैं। मिरर कितने टाइप की होती है, प्लेन एंड स्फेरिकल। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताया था, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का इक्वल होता है। बाकी सेकंड पॉइंट कभी पूछा नहीं। प्लेन मिरर की कौन कौन सी खासियत होती है, तो 2 मेन खासियत है। एक तो इसका इमेज जो होता है वर्चुअल इरेक्ट होता है और लेटरली इन्वर्टेड होता है। स्फेरिकल मिरर वो होता है जिसका सरफेस स्फेरिकल होता है, कर्व्ड होता है। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप का होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर वो होता है जो कर्व्ड इनवर्ड होता है, और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है जो कर्व्ड आउटवर्ड होता है, जो बाहर की तरफ कर्व्ड होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था स्पून में अंदर की तरफ कॉनकेव होता है, बाहर की तरफ कॉन्वेक्स होता है। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब मैंने आपको डायग्राम से बताया था। इसमें मैंने कहा था मेन जो फोकस करना वो इस बात पे फोकस करना कि इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, इसको पोल बोलेंगे, इसको फोकस बोलेंगे, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। एफ और पी के बीच के डिस्टेंस जो है सब फोकल लेंथ बोलेंगे। सी और पी के बीच के डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। उसके बाद आपको बताया था कॉनकेव मिरर के 6 केस होते हैं, एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी एंड एफ के बीच में और एफ में। अब ये 1 2 3 4 5 जो इसको उल्टा करके लिख लो, 5 4 3 2 1, तो आपका आंसर आ जाएगा। पांचों में रियल इन्वर्टेड आंसर आएगा, और पहले पॉइंट साइज होगा, फिर हल्का सा बड़ा होगा तो डिमिनिश बोलेंगे, फिर और बड़ा होगा तो सेम साइज, फिर और बड़ा तो इनलार्ज, फिर और बड़ा तो हाईली इनलार्ज। ये 5 केस आपको डायरेक्ट याद हो सकता है। छठे केस में बताया था बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है, इसलिए हमेशा इनलार्ज बनेगा, और ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ये हमने डायग्राम डिस्कस करी थी टेबल के अंदर। उसके बाद बताया था कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो शेविंग मिरर में, इसके अलावा हेडलाइट में, फिल्म प्रोजेक्टर में, सर्च लाइट में, ENT डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, सोलर कुकर में, सोलर फर्नेस में इस्तेमाल होता है। कॉन्वेक्स मिरर के बेटा 2 ही केस थे। पहला केस था एट इन्फिनिटी पे हो, दूसरा था इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी हो। अगर इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगा, इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी है तो P और F के बीच में बनेगा। दोनों में वर्चुअल इरेक्ट आएगा, पहले बहुत पॉइंट साइज बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसे डिमिनिश्ड बोलेंगे। क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स, हाँ जी, उसके बाद आया कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कहाँ होता है। कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल में होता है, साइड मिरर के रूप में, गाड़ियों को पीछे से देखने के लिए। क्यों, क्योंकि ये हमेशा जो इमेज बनाता है वो बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और डिमिनिश छोटा बनाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल गाड़ियों में होता है। कार्टेशियन साइन, शायद कार्टेशियन साइन आपको याद हो। कार्टेशियन साइन में आपको बताया था कि अगर इमेज लेफ्ट नीचे डाउनवर्ड बनेगा तो नेगेटिव, अपवर्ड बनेगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट पे नेगेटिव, राइट पे पॉजिटिव, और डिस्टेंस हमेशा पोल से नापी जाती है, डिस्टेंस हमेशा पोल से नापी जाती है, और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखा जाता है। मिरर के फॉर्म में प्लस आता है, 1/v + 1/u = 1/f। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका एक और फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर की जो मैग्निफिकेशन होती है वो हमेशा, कॉन्वेक्स मिरर की मैग्निफिकेशन हमेशा प्लस की होती है। कॉनकेव मिरर की मैग्निफिकेशन प्लस और माइनस दोनों हो सकती है। प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन हमेशा +1 के इक्वल होती है। उसके बाद आया था जब लाइट रेयर से डेंसर में आता है तो नॉर्मल के पास आता है, और डेंसर से रेयर में जाता है नॉर्मल से दूर हो जाता है। ये सारे पॉइंट उसी के बारे में था, 5 पॉइंट भी उसी के बारे में था। उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, इसमें मेन था स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ये कहता है कि sin i अपॉन sin r जो रेशियो जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट के इक्वल होता है, इसको स्नेल्स लॉ कहते हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। डेंसर कौन होता है, डेंसर वो होता है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। रेयर कौन होता है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है। सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर याद करना तो डायमंड का होता है, याद रखना। सबसे ज्यादा डेंसर कौन होता है, डायमंड, डायमंड याद रखना, ठीक है।
अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड होती है? तो वेवलेंथ पे डिपेंड होती है। येलो सोडियम लाइट की वेवलेंथ पूछी गई थी एग्जाम में, तो 589 याद रखना। एक लेंस क्या होता है, इसमें 2 सरफेस होते हैं। लेंस 2 टाइप की होती है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस होती है। कॉन्वेक्स लेंस की 3 बातें बताई थी कि बीच में मोटा होगा, साइड में पतला होगा, और इसको हम आउटवर्ड कर्व्ड बोलते हैं और इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं। कॉनकेव को डाइवर्जिंग बोलते हैं, ये बीच में पतला होता है, साइड में मोटा होता है, और ये डाइवर्ट करता है लाइट को। इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये हम बोलते हैं कर्व्ड इनवर्ट्स बोलते हैं इसको। उसके बाद ऑप्टिक सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस जानने से अच्छा है हम इस डायग्राम को देख लें। ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, इसे ऑप्टिक सेंटर बोलेंगे, इसे फोकस बोलेंगे, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ, 2f1 से O के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, और लेंस का जो डायमीटर होता है उसे अपार्चर बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसके 6 केस होते हैं, कॉन्वेक्स के 6 केस होते हैं। तो 6 केस याद करने का तरीका बताया था। अगर इन्फिनिटी पे है तो कहाँ बनेगा? अगर इन्फिनिटी पे है तो F2 पे बनेगा। फिर ऐसे बताया था कि जैसे जैसे पास आता जाएगा आप इसे एक एक करके दूर कर सकते हो। उसके बाद ये टेबल बताया था, टेबल में आप याद कर लेना, या फिर जो डायग्राम समझाया था वो याद करने की कोशिश करना। उसके बाद आपको बताया था इसके 2 केस होते हैं। इन्फिनिटी पे तो फोकस, इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी हो तो F और O के बीच में बनेगा। पहले पॉइंट साइज बनेगा, फिर हल्का सा बड़ा हो जाएगा तो डिमिनिश, और दोनों केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइन कन्वेंशन आप पहले ही पढ़ चुके हो। लेंस फॉर्मूले में मिरर की जगह प्लस आता था मिरर में, लेंस में माइनस आ जाएगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सेम है, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस का मैग्निफिकेशन प्लस माइनस दोनों हो सकता है। कॉनकेव लेंस का जो मैग्निफिकेशन होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे। पावर लेंस का मतलब होता है बेटा 1/4 फोकल लेंथ। इसका एसआई यूनिट होता है डायोप्टर। 1 डायोप्टर की वैल्यू होती है 1 मीटर -1। कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, कॉनकेव लेंस की पावर हमेशा नेगेटिव होती है। और कैमरा वगैरह में माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में बहुत सारे लेंस को एक साथ लगा देते हैं उसको यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर, जिसमें आप देखोगे आपको ये चैलेंज है, आप किसी भी स्टेट की पॉलिटेक्निक प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, आपको जो प्रीवियस ईयर का पेपर हो आप उसे मैच कर लेना, और जरूर बताना मुझे कमेंट करके कि सर सारे क्वेश्चन हमारे मैच हुए या नहीं हुए। आप एक बार चेक कर लेना। आप जिस भी स्टेट की पॉलिटेक्निक प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे दिल्ली पॉलिटेक्निक की क्यों ना हो, आप प्रीवियस ईयर का पेपर जो यूट्यूब पे डाल रखा है उसमें जाओ और चेक करो कि जो लाइट के क्वेश्चन आए हुए उसमें है या नहीं है। आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर फिर भी आपको लगता है कोई टॉपिक रह गया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, मैं कोशिश करूंगा उसे ऐड करने की। ठीक है बेटा, तो अच्छे से प्रिपेयर करो। थैंक यू सबको बाय बाय बेटा। बढ़िया से प्रिपेयर करना, आपकी रैंक जरूर आ जाएगी।